जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रत्येक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जिंदगी में ऐसी भी नौबत आई जिंदगी में ऐसी भी नौबत आई था आगे कुआं तो पीछे खाई। तलाशा मैंने सकारात्मक दृष्टि तलाशा मैंने सकारात्मक दृष्टि कुएं से जानलेवा प्यास बुझाई और समझकर खाई को भवसागर समझकर खाई को भवसागर मैंने सारी आकांक्षाओं में डुबकी लगाई। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ एक बार पुनः आप सभी का डियर प्रतीक क्लास पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपके बीच में मेरे साथियों साइंस से जुड़े हुए एमसीक्यूज क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होता हूं और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हो चुका। तो मैं चाहूँगा मेरे दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए, उनसे संबंधित ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सही आंसर मेरे दोस्तों इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करें। जैसे ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हमारी क्लास जो शुरू होती है, ये क्लास मेरे दोस्तों हमारी जो क्लास शुरू होती है ये क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू हो रही है। जैसे आपको 40 का अगर आंसर बताना है तो आप 40 ए का प्रयोग करिए। अगर आपको लगता है बी ऑप्शन सही है तो 40 बी का प्रयोग करिए। अगर आपको लगता है सी सही है तो 40 डी का प्रयोग करिए। अगर आपको लगता है डी सही है तो 40 डी का प्रयोग करिए। तो इस प्रकार से मेरे साथियों आप सही क्वेश्चन सही आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इसे मेरे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। अगला है लाल रुधिर कोशिकाएं, इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, ठीक। शॉर्टकट में इसे WBCS के नाम से जाना जाता है। ये संक्षिप्त रूप है इसका। ये संक्षिप्त मेरे दोस्तों रूप है, संक्षिप्त रूप। और ठीक इसी प्रकार से इसका संक्षिप्त रूप मेरे दोस्तों, इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ये होता है RBCS। RBCS जीवद्रव्य या प्लाज्मा, इसे पराद्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। परद्रव्य के नाम से भी जाना जाता है मेरे साथियों, ठीक। तो ये प्लाज्मा हो जाता है। पट्टिकाणु, पट्टिकाणु बोलिए या बिम्बाणु बोलिए, इसी को प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आइए मेरे दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे साथियों, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं, हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों इसे श्वसन रंजक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन रंजक है। यह मेरे दोस्तों श्वसन रंजक क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान मेरे दोस्तों, श्वसन क्रिया के दौरान यह ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। मेरे दोस्तों ऑक्सीजन ग्रहण करके, यानी कि O2, O2 को कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करके ये हीमोग्लोबिन जो होता है
ये हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और मेरे दोस्तों यह अस्थाई एक यौगिक है, अस्थाई यौगिक होता है, जिसको मेरे दोस्तों यह कोशिका के अंदर, ध्यान रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मेरे दोस्तों कोशिका में जाकर मुक्त करती है। कोशिका वाहिनियों में मुक्त करती है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये कार्य करता है, इस प्रकार से ये कार्य करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसका भाग होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिका का भाग है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिका का भाग होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों यह दो प्रकार के घटक से मिलकर बना है, दो प्रकार के घटक से मिलकर मेरे दोस्तों, दो प्रकार के घटक से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो एक है मेरे साथियों हीमवर्णक, एक है हीमवर्णक और दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन, दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। और याद करिए कल की क्लास में मैंने इसे बताया था, ये जो हीमवर्णक है मेरे दोस्तों, इसका निर्माण लोहा Fe जिसे फेरस या आप लोग इसी को लोहा के नाम से जानते हैं, के नाम से मेरे दोस्तों जानते हैं, के नाम से जानते हैं, फेरस लोहा, फेरस और लोहा से निर्मित होता है। ठीक, तो यह मेरे दोस्तों फेरस या लोहा से निर्मित होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है RBCS। ठीक, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं से मेरे दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ ब्लड सेल और ब्लड से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं उन पर मेरे दोस्तों सरसरी निगाह दौड़ाना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है थोड़ा फास्ट हम लिखें और जो वर्ड हैं वो भी थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आइए हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों पहला रुधिर से पूछा जाता है, रुधिर क्या है, तो मेरे साथियों रुधिर क्या है, तो रुधिर मेरे साथियों यानी कि ये क्या है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर मेरे दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। ये कई एग्जामों में देखा गया है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। मेरे दोस्तों इसके दो घटक हैं। इसके कितने घटक हैं, तो रुधिर के दो घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एक है मेरे साथियों प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा और दूसरा है मेरे साथियों, दूसरा है रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं। रुधिर कणिकाएं मेरे साथियों। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, किसकी बात करने चल रहा हूं, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है मेरे दोस्तों यह 90% मेरे दोस्तों जल तथा 10% मेरे दोस्तों कार्बनिक, C फॉर कार्बन होता है तो ये कार्बनिक हो जाता है मेरे दोस्तों, और
आ लिखकर सी लिख देता हूं मैं, तो ये अकार्बनिक। ध्यान रखिएगा, इसे कार्बनिक पढ़ेंगे, इसे अकार्बनिक पढ़ेंगे। ये सी है, सी फॉर क्या होता है? कार्बन। तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, पदार्थों से निर्मित होता है, निर्मित होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। अब इस कार्बनिक पदार्थ में, इस कार्बनिक पदार्थ में मेरे दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है भोज्य, भोज्य पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में मेरे दोस्तों भोज्य पदार्थ आता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसके अलावा एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी आता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ विशेष प्रोटीन, कुछ विशेष प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रोटीन, अगर मैं इन प्रोटीनों के बारे में चर्चा करता हूं, ये प्रोटीन कौन कौन से हैं? जैसे मेरे दोस्तों इसमें पाया जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, इसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, और हिपेरिन, हिपेरिन। ये फाइब्रिनोजन और हिपेरिन मेरे दोस्तों दो पदार्थ पाए जाते हैं, दो प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके काम भी देखिएगा, इनके काम से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये जो फाइब्रिनोजन होता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का बनाता है। तो फाइब्रिनोजन मेरे दोस्तों ये रक्त का थक्का बनाता है। वहीं हिपेरिन जो है मेरे दोस्तों, ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने से मेरे दोस्तों क्या करता है? बनने से रोकता है। रक्त का थक्का बनने से रोकता है। कौन रोकता है? तो हिपेरिन करता है, रोकता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये प्रभावी होता है, ये जो हिपेरिन है, हिपेरिन मेरे दोस्तों यह प्रभावी होता है रुधिर कोशिका के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर मेरे दोस्तों, रुधिर वाहिनियों, रुधिर वाहिनियों के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर यह प्रभावी होता है। या क्या होता है? या प्रभावी होता है। यानी कि मेरे दोस्तों या प्रभावी होने का मतलब ये है, प्रभावी होने का मतलब ये है कि ये सक्रिय होता है और रुधिर की वाहिनियों के अंदर रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। रुधिर का थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। वही वही मेरे दोस्तों फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन यह तब सक्रिय होता है, फाइब्रिनोजन मेरे दोस्तों यह तब सक्रिय होता है जब फाइब्रिनोजन मेरे साथियों यह तब सक्रिय होता है जब मेरे दोस्तों शरीर में रुधिर, जब रुधिर, रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त का मेरे दोस्तों, रुधिर या रक्त का शरीर से स्राव होने लगता है। शरीर से मेरे दोस्तों स्राव होने लगता है, होने लगता है, तो ये तब सक्रिय होता है। ठीक, तो फाइब्रिनोजन रुधिर या रक्त के स्राव के समय में सक्रिय होता है। वहीं मेरे दोस्तों रुधिर वाहिनियों के अंदर सक्रिय कौन होता है? हिपेरिन, जो रुधिर के थक्का बनने से रोकता है। रुधिर को थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। अगला बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। अगले के बारे में मेरे दोस्तों, अगले के बारे में दो तीन शब्द हम लोग इसे भी देख लेते हैं। जैसे ये रुधिर कणिकाएं मेरे दोस्तों तीन प्रकार की। अच्छा, एक चीज मैं यहां बताना भूल गया, वो भी मैं यहां चर्चा कर लेता हूं। जैसे
ये जो प्लाज्मा है मेरे साथियों, प्लाज्मा कुल रुधिर का, प्लाज्मा कुल रुधिर का मेरे साथियों, कुल रुधिर का 55 से 60% होता है। 55 से मेरे दोस्तों 60%, 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, रुधिर का जो पीएच मान होता है, रुधिर का जो पीएच मान है मेरे साथियों, यह 7.4 से 7.4 से 7.6 होता है। 7.4 से 7.6 होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर अगर आपको जरा सा भी मेरे दोस्तों अम्लीय क्षारीय सूचक के बारे में पता होगा तो ये 7.4 यानी कि 7 से ज्यादा है तो यह हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय होता है। मेरे दोस्तों यह क्या होता है? यह हल्का क्षारीय होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यह हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय हो जाता है। रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर कणिकाएं मेरे दोस्तों, अब हम आते हैं रुधिर कणिकाएं पर। रुधिर कणिकाएं मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार की। सबसे पहली बात, कुल रुधिर का, ये मेरे दोस्तों कुल रुधिर का मेरे साथियों, ये कुल रुधिर का ये मेरे साथियों कितना, 40 से 45% होती है। कुल रुधिर का मेरे साथियों ये 40 से 45% होती है रुधिर कणिकाएं। अगर मैं इनके प्रकार की बात करता हूं तो रंग रूप आकार के कारण और इनकी क्रियाशीलता के कारण ये 3 प्रकार की होती है। जिसमें से मेरे दोस्तों पहला, जिसे हम लोगों ने अभी अभी देखा था, आरबीसीएस, दूसरा डब्ल्यूबीसीएस और तीसरा मेरे दोस्तों बिम्बाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये एक हो जाता है प्लेटलेट्स और एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी। इसके बारे में मैं जर्नली चीजें यहां बताना चाहूंगा। जैसे आरबीसी मेरे दोस्तों याद रखना, आरबीसी का तकनीकी नाम, तकनीकी आरबीसी का तकनीकी नाम जो है ये मेरे दोस्तों क्या है? ये है इरथ्रियोसाइट। आरबीसी का तकनीकी नाम मेरे साथियों इरथ्रियोसाइट है। ठीक, इरेथ्रोसाइट्स। वहीं डब्ल्यूबीसी का तकनीकी नाम मेरे दोस्तों ल्यूकोसाइट, इसका नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का तकनीकी नाम थ्रोम्बोसाइट, इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक, ये हो जाते हैं तकनीकी नाम। इन सभी के तकनीकी नाम यानी कि विज्ञान की भाषा में जिस नाम से इन्हें जाना जाता है, विज्ञान की भाषा में जिस नाम से इन्हें जाना जाता है, वे मेरे दोस्तों आरबीसी को इरथ्रियोसाइट्स के नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से, ये तकनीकी नाम, और प्लेटलेट्स का तकनीकी नाम तकनीकी नाम। ठीक, तो ये प्लेटलेट्स का तकनीकी नाम हो जाता है, ये डब्ल्यूबीसी का तकनीकी नाम और ये आरबीसी का तकनीकी नाम। इसके बारे में मैंने आपका फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ये प्लेटलेट्स। ठीक, आ जाएगा। इसके बारे में मेरे दोस्तों 2-3 कथन से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। आइए इसे छोटा करते हैं, देखते हैं ये छोटा होगा। ये रहा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं।
ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इन सभी के एक एक भागों के बारे में, इन सभी के एक एक भागों के बारे में, जैसे ये WBC, ये प्लेटलेट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेरे साथियों RBCS के बारे में। ठीक, RBCS तकनीकी नाम यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जीवन काल, इसका जीवन काल कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। फिलहाल मेरे दोस्तों अगर मैं औसत मानकर चलता हूँ तो 120 दिन, लेकिन ये 115 से 120 दिन बीएड के पेपर में पूछा गया है। बीएड के पेपर में मेरे दोस्तों ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, पूछा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 115 से 120 दिन होता है। ठीक, इसके अलावा इसका निर्माण कई बार पूछा गया है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो मेरे साथियों इसका निर्माण भी आप ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। इसका निर्माण मेरे साथियों अस्थिमज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बोन मैरो कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है, यहाँ पर होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 115 दिन से 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, श्वसन रंगा, श्वसन रंगा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, जो कि हमारा मेरे दोस्तों देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा यही था कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो श्वसन रंगा बोलिए या रंजक बोलिए, बात एक है मेरे दोस्तों। तो इसमें आरबीसी में ही श्वसन रंगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, और यह प्रति मिलीलीटर में मेरे दोस्तों, प्रति मिलीलीटर में, प्रति मिलीलीटर में मेरे दोस्तों, प्रति मिलीलीटर में इसकी मात्रा, अगर इसकी मात्रा की गणना की हो प्रति मिलीलीटर में कितनी है, तो इसकी मात्रा मेरे साथियों 50 से 55 लाख है, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख, यानी कि प्रति मिलीलीटर में आरबीसी कोशिकाओं की संख्या जो है, आरबीसी कोशिकाओं की संख्या प्रति लीटर में मात्रा, या मेरे दोस्तों यहाँ मैं संख्या भी लिख देता हूँ, संख्या कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख। 50 लाख की बात होगी तो ये महिलाओं के बारे में है, 50 लाख मेरे दोस्तों महिलाओं में होता है, यह महिलाओं में पाया जाता है। वहीं 55 लाख मेरे दोस्तों यह पुरुषों में, यह किस में पाया जाता है, तो यह पुरुषों में। तो 50 लाख महिलाओं में आरबीसी होती है और 55 लाख पुरुषों में होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा रुधिर कणिकाओं में इसी की मात्रा पाई जाती है, सबसे ज्यादा रुधिर कणिकाओं में इसी की मात्रा पाई जाती है। ये आरबीसी हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पेपर में पूछा गया है मेरे दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें मेरे दोस्तों यानी कि इनकी कोशिकाओं में, इसमें ना कहकर हम लोग कहते हैं इनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं में मेरे साथियों केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं नहीं पाया जाता।
इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, आरबीसीएस की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद अपवाद जहां पर भी आएगा वो जरूर याद रखिएगा। अपवाद मेरे दोस्तों दो हैं, अपवाद दो हैं। एक है ऊंट, एक मेरे दोस्तों ऊंट, और दूसरा लीमा। दूसरा लीमा को छोड़कर, लीमा को छोड़कर मेरे दोस्तों, यानी कि ऊंट और लीमा की कोशिकाओं में, ऊंट और लीमा की आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, बाकी सभी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये हो जाता है आरबीसी। ये क्या हो जाता है? आरबीसी। अगला मेरे दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में देखिएगा। अगला डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसे थोड़ा सा और छोटा करता हूं। डब्ल्यूबीसी के बारे में यहां मैं बताता हूं। तो अगला जो हमारा घटक है डब्ल्यूबीसीएस, इसका तकनीकी नाम ये रहा मेरे दोस्तों, और इसके बारे में मैंने फुल फॉर्म ये दिए हैं, रेड ब्लड सेल्स। और इसके बारे में आगे मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर गौर करिएगा। आपसे बस इतना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप हौसला और हिम्मत बना के रखिएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जमाने में हर एक चीज हासिल की जा सकती है। बस आपके अंदर धैर्यता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। यकीन मानिएगा मेरे साथियों, मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, और भविष्य में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और ये याद रखना, एक प्रकार से देखा जाए बायोलॉजी का ये जड़ है, बायोलॉजी का ये जड़ है। ये चीजें आप खासकर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है डब्ल्यूबीसी। जैसे मैंने यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में बात की, सॉरी आरबीसी के जीवन काल के बारे में बात किया, वैसे ठीक यहाँ पर भी मेरे दोस्तों इसका जीवन काल, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल मेरे दोस्तों 1 या 2 दिन। डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, और कम से कम 1 दिन जिंदा रहते हैं। और इसका भी निर्माण मेरे दोस्तों अस्थिमज्जा में ही होता है। अगर निर्माण पूछे, अगर निर्माण पूछता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका भी निर्माण मेरे दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण मेरे दोस्तों अस्थिमज्जा में, इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। और दूसरी बात है मेरे दोस्तों, यह जैसे ये श्वसन रंजक कहलाता है, आरबीसीएस श्वसन रंगा या श्वसन रंजक कहलाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन को ही श्वसन रंजक कहा जाता है। ये श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी को शरीर का प्रहरी कहते हैं। तो दोस्तों शरीर का प्रहरी, शरीर का प्रहरी या शरीर का सैनिक, शरीर का मेरे दोस्तों सैनिक के नाम से जाना जाता है। शरीर का सैनिक के नाम से मेरे दोस्तों जाना जाता है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे, क्यों जाना जाता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला है इसका जीवन काल हो गया मेरे दोस्तों। इसकी मात्रा की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे प्रति मिलीलीटर में जो आरबीसी की मात्रा थी, ये 50 से 55 लाख थी। ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्तों प्रति मिलीलीटर में इसकी भी मात्रा की गणना की जाती है। प्रति मिलीलीटर में मेरे दोस्तों इसकी मात्रा या मेरे दोस्तों संख्या, इसकी मात्रा पूछे या संख्या पूछे तो याद रखना, जो इसकी मात्रा होती है मेरे दोस्तों वो 6000 से लेकर 10,000 होती है। 6000 से लेकर मेरे दोस्तों 10,000 होती है। तो डब्ल्यूबीसी
WBC की मात्रा ब्लड सेल में मेरे साथियों 6000 से लेकर 10,000 तक होती है। ठीक, 6000 से लेकर 10,000 तक होती है। वहीं मेरे दोस्तों इसे दो भागों में बांटा जाता है और ये भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भाग क्या हो जाते हैं, तो ये भाग मेरे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। WBC के मेरे दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक होता है मेरे साथियों जिसे कहते हैं कणिका रहित, कणिका रहित, ठीक, WBC। इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेनुलेसाइट, आग्रेनुलेसाइट, आग्रेनुलो आग्रेनुलोसाइट, इसे आग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। और वहीं दूसरा भाग मेरे दोस्तों है, ये पहला भाग हो जाता है, वहीं दूसरा भाग, इसका जो दूसरा भाग है वो है मेरे दोस्तों ग्रेनुलोसाइट, यानी कि कणिका युक्त, कणिका युक्त, कणिका युक्त मेरे दोस्तों, कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त WBC। इसी को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, इसी को ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक, यानी कि WBC का वह भाग जो कि कणिका कोशिकाएं ऐसी हों जिनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, तो उसे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, कणिका युक्त। और जिसमें कणिकाएं, WBC का वह भाग जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उसे अग्रेनुलोसाइट या कणिका रहित कहा जाता है। इनके इनके भी भाग होते हैं, इनके भी भाग होते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये जो अग्रेनुलोसाइट है ये दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? अग्रेनुलोसाइट दो भाग होते हैं मेरे दोस्तों। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है मेरे साथियों मोनोसाइट, और दूसरा दूसरा है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट और दूसरा मेरे साथियों लिम्फोसाइट होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट का काम क्या होता है, और इन्हीं के कारण, इन्हीं दोनों के कारण मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, शरीर का प्रहरी या सैनिक कहा जाता है। कारण क्या है मेरे दोस्तों, जो शरीर का प्रहरी या सैनिक का नाम पड़ा है मेरे दोस्तों, यह किसके कारण पड़ा है, तो यह मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के कारण पड़ा है। यह मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, यह मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के कारण मेरे दोस्तों इसका नाम पड़ा है WBC का शरीर का सैनिक या प्रहरी। अब ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट का अगर मैं कार्य देखूं, लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, तो लिम्फोसाइट का कार्य है मेरे दोस्तों कि शरीर के अंदर जो भी जीवाणु आते हैं मेरे दोस्तों, शरीर के अंदर जीवाणु, रोगाणु, जीवाणु, रोगाणु या अन्य हानिकारक, या अन्य हानिकारक, या अन्य हानिकारक मेरे दोस्तों पदार्थ, अन्य हानिकारक पदार्थ या जीव, पदार्थ या जीव को को मारना, को मारना। ठीक, तो अन्य हानिकारक पदार्थ या जीवों को मारना मेरे दोस्तों क्या कहलाता है, कौन करता है, सॉरी कौन करता है, तो लिम्फोसाइट। वहीं मेरे दोस्तों मरे हुए, ध्यान रखिएगा, इसका काम क्या होता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है, तो ये मरे हुए जीवाणुओं का भक्षण करता है। मरे हुए, मरे हुए मेरे दोस्तों जीवाणु, रोगाणु, जीवाणु, रोगाणु, जीवाणु और रोगाणु तथा
अन्य हानिकारक पदार्थों या जीवों को नष्ट करना या भक्षण करना, नष्ट करना या भक्षण करना, ये किसका काम होता है? तो ये मेरे दोस्तों हो जाता है मोनोसाइट का। और इस तरह से ये दोनों मिलकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को बैक्टीरिया से, वायरस से, रोगाणु से या अन्य हानिकारक पदार्थ जो कि सक्रिय रूप में मेरे दोस्तों या क्रिया के द्वारा प्रभावित करते हैं, उन्हें नष्ट करना होता है। वही मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा किसके बारे में? तो वहीं पर अगर मैं कणिका युक्त के बारे में बात करता हूं, कणिका युक्त के बारे में, तो जो कणिका युक्त होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे साथियों ये 3 प्रकार के कणिका युक्त, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो इनमें आप देखेंगे, इनमें मेरे दोस्तों आप देखेंगे नंबर 1 जो कि है इयानोफिल्स या एसिडोफिल्स। इसे कहते हैं एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। दूसरा है मेरे दोस्तों, दूसरा है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और तीसरा मेरे दोस्तों, तीसरा याद रखना, ये है न्यूट्रोफिल्स। ये WBC के कणिका युक्त भाग हो जाते हैं। यदि मेरे दोस्तों कणिकाएं जो होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की हों, किसकी? अम्लीय प्रकृति की WBC कणिका, WBC कणिकाएं। तो मेरे दोस्तों अगर अम्लीय प्रकृति की WBC कणिकाएं होती हैं तो उसे एसिडोफिल्स, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी को मेरे दोस्तों इयोसिनोफिल्स के नाम से जानते हैं। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं बेसोफिल्स की बात करते हैं। तो बेसोफिल्स को मेरे दोस्तों अगर ध्यान रखिएगा, क्षारीय प्रकृति की, किसकी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की WBC कणिका हो, WBC कणिका, क्षारीय प्रकृति की WBC कणिकाओं को मेरे दोस्तों बेसोफिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं उदासीन कणिकाओं को, उदासीन मेरे दोस्तों, उदासीन कणिकाओं को जो कि ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय, उसे न्यूट्रोफिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में एक भाग बच रहा है प्लेटलेट्स, एक भाग बच रहा है मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में मैं यहीं पर बताता हूं, इसी को थोड़ा सा इरेज कर।
प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा यहीं पर ही चर्चा कर लेते हैं और इस डब्बे को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, तो ये किस कारण शरीर का प्रहरी कहलाता है? तो ये कारण है मेरे दोस्तों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के कारण मेरे दोस्तों ये शरीर का प्रहरी कहलाता था। फिलहाल आ जाइए यहाँ पर, तो एक भाग इसका बचता है मेरे दोस्तों जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक, तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया और मैं यहाँ पर तीसरे भाग के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ये बहुत थोड़ा सा है और इसके बारे में थोड़े ही चर्चा करेंगे क्योंकि आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के बारे में 2-3 बातें आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला तो इसका तकनीकी नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरे दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट है, यह रुधिर का थक्का बनाता है। रुधिर का थक्का, तो रुधिर का मेरे दोस्तों थक्का जमाने वाला जो सेल होता है, जमाने वाला कोशिका। तो रुधिर का थक्का जमाने वाला कोशिका मेरे दोस्तों, रुधिर का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो रुधिर की थक्का जमाने वाली कोशिकाएं मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं। ये भी इनका जीवन काल मेरे दोस्तों, इनका जीवन काल जो होता है, इनका जीवन काल मेरे दोस्तों 1 से 2 सप्ताह, 1 से मेरे दोस्तों 2 सप्ताह होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये 14 दिन और कम से कम 7 दिन। ठीक, कम से कम 7 दिनों तक जीवित रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक ये जीवित रहते हैं। इनकी मात्रा की बात करते हैं मेरे दोस्तों, मात्रा या संख्या की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे दोस्तों प्रति मिलीलीटर में इनकी जो मात्रा होती है वो 1.5 लाख से 5 लाख होती है। 5 लाख मेरे दोस्तों, 1.5 से 5 लाख प्रति ml होती है। प्रति ml यानी कि प्रति मिलीलीटर। ml का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, प्रति मिलीलीटर होता है। ठीक, और खतरनाक बीमारी जो कि मेरे दोस्तों मृत्यु का भी कारण बन सकती है, डेंगू में मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेंगू में मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स के कमी के कारण, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण मेरे दोस्तों रोगी की मौत हो जाती है। रोगी की मौत हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी के कारण हो जाता है। ठीक, प्लेटलेट्स की कमी हीमोफीलिया रोग को भी दिखाता है। फिलहाल वो तो विटामिन के की कमी हो जाएगी। ये हो जाता है मेरे दोस्तों रुधिर के बारे में। हमने किसके बारे में देखा? हमने मेरे दोस्तों पूरा का पूरा रुधिर के बारे में विस्तार से पढ़ा। रुधिर के घटक के बारे में पढ़ा, 2 घटक, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद रुधिर कणिकाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको क्लास में कमेंट में जरूर कर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, आपको लगेगा कि हल्का सा बोरियत है, लेकिन मेरे दोस्तों जो बोरियत है और जिसमें ज्ञान है वही तो महान है। ठीक, बुराइयां अपनी तरफ आपको जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, अच्छाइयाँ मेरे दोस्तों कोई किसी भी चीज़ को बहुत धीरे धीरे आकर्षित करती हैं। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन मेरे दोस्तों आप अच्छाइयों की तरफ खिंचते हुए जाएंगे, उस दिन से ही आप मेरे दोस्तों
अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसलिए गलत चीज़ों को छोड़िए, अच्छी चीज़ों को अपनाइए। ठीक, और जितने लोग मेरे दोस्तों दीपावली के बाद इस कड़ाके की ठंड में दीपावली के बाद जितने भी व्यक्ति स्नान नहीं किए थे और कल होली है तो होली में ज़रूर स्नान करिएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो कि मेरे दोस्तों दीपावली से स्नान नहीं किए हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहलाइएगा ज़रूर। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए क्या हो जाएगा। क्यों करते हो कंजूसी बांटने में, ना गवाओ कीमती समय डांटने में। ना गवाओ कीमती समय डांटने में, कितना गजब लाइन है ना। क्यों करते हो कंजूसी बांटने में, ना गवाओ कीमती समय डांटने में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 41 है मेरे दोस्तों, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि। गाजर का रंग नारंगी होता है तो बाबू ये पूछा गया है कोशिका नामक टॉपिक से, जो कि है वर्णक से संबंधित। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप मेरे दोस्तों उबिएगा मत, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी साइंस की। ठीक, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अन्य टीचरों को आपने देखा होगा इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते होंगे। हाँ, फिलहाल मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं मेरे दोस्तों, वैसे अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बस विश्वास जताने का तरह प्रयास कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। फिलहाल मेरे दोस्तों बताइएगा, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, वह मिट्टी में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी, उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, उसमें कैरोटीन होता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफी बेहतरीन क्लास। चलिए तो बताइएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आ जाइए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपने कोशिका नामक टॉपिक में एक चीज पढ़ा होगा जिसे कहते हैं लवक। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको परिचय कराऊंगा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा। लवक के बारे में ध्यान दीजिएगा। लवक, ये जो लवक होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये लवक मेरे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जिसमें एक आपने पढ़ा है वर्णी लवक, एक आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों वर्णी लवक, और या आप इसी को क्रोमोप्लास्ट के नाम से पढ़े होंगे, क्रोमोप्लास्टिड। तो इसी को क्रोमोप्लास्टिड या वर्णी लवक के नाम से जाना जाता है। ये पहला हो जाता है। तो दूसरा आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों आवर्णी लवक, आवर्णी लवक, जिसे आप लोग मेरे दोस्तों या टेक्निकल भाषा में बोलें तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड। और एक जिसको कि पिछली क्लास में मैंने इसमें चर्चा भी की थी, हरित लवक, हरित लवक या इसी को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है।
इसी को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हरित लवक हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ चर्चा मैं किसकी करने वाला हूं? मैं चर्चा करूंगा मेरे दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के बारे में, वर्णी लवक के बारे में। इसी के कारण मेरे दोस्तों यह पादपीय जीवों के पादपीय जीवों के मेरे दोस्तों पत्तियां, तने, ठीक, फल, फूल आदि के रंगीन वर्णकों का कारक है। रंगीन वर्णक का कारक कौन है मेरे दोस्तों? तो ये है क्रोमोप्लास्ट। जैसे आपने देखा गाजर के बारे में, जैसे यहां दिया गया है किसके बारे में? गाजर के बारे में। गाजर का मेरे दोस्तों गाजर का जो नारंगी रंग है, गाजर का कैसा रंग मेरे दोस्तों? गाजर का नारंगी रंग। गाजर का जो नारंगी रंग है मेरे दोस्तों, वह किस वर्णक के कारण है? तो वो है कैरोटीन। कैरोटीन वर्णक के कारण मेरे दोस्तों, कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का रंग कैसा होता है? तो वो नारंगी होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्तों चुकंदर का रंग देखिएगा। चुकंदर का रंग, चुकंदर का रंग कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो यह बैगनी या गाढ़ा लाल होता है। गाढ़ा लाल होता है। किसके कारण होता है? तो ये मेरे दोस्तों बीटा फिल्स वर्णक के कारण होता है, या मेरे दोस्तों एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन वर्णक के कारण मेरे दोस्तों चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल। बीटा फिल्स या एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्तों पत्तियों का पीला रंग, पत्तियों का पीला रंग आपने देखा होगा। पत्तियों का पीला रंग, ये भी कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों पत्तियों का। तो ये पीला रंग या मेरे दोस्तों पीला रंग या भूरा रंग, इसके कारण होता है। तो यह जैंथोफिल्स या मेरे दोस्तों कैरिटोनायड वर्णक के कारण होता है। कैरिटोनायड वर्णक के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे दोस्तों टमाटर का रंग कैसा होता है? तो टमाटर का रंग मेरे दोस्तों लाल रंग होता है। टमाटर का रंग कैसा होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन वर्णक के कारण, लाइकोपीन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग मेरे दोस्तों लाल होता है। यहाँ कुछ फल और उससे संबंधित मेरे दोस्तों रंग और वर्णक लिखे हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो कैरोटीन वर्णक है मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन। और यह बाल और नाखून
और मेरे दोस्तों सींग, बाल, नाखून, सींग में पाया जाने वाला प्रोटीन, पाया जाने वाला प्रोटीन मेरे दोस्तों जो है वो कौन सा है? कैरोटीन। इसलिए नाखून चबाएंगे तो आपकी ही आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइट आंसर। तो इस प्यारे से दुलारे से क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए क्या हो जाएगा। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी बिना रह सकता है, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें कहता है ऊंट मरुस्थल का जानवर है और यह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उसे पानी की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो मेरा मानना है मेरे दोस्तों कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और अगर आपको लगता है कि इनमें से दो ऑप्शन सही हैं, तो ऐसे में आप चूज करने का प्रयास करिएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ठीक। क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। पहली चीज जो कि शरीर से संबंधित है ऊंट के, कि जो ऊंट का जठर रस होता है उसके जठर रस मेरे दोस्तों ल्यूमेन की भित्तियों से बनी होती है। जठर ग्रंथि में, ऊंट के जठर ग्रंथि में मेरे दोस्तों एक ल्यूमेन की भित्ति पाई जाती है और इस ल्यूमेन की भित्ति में जलकोश होता है जो कि क्या करता है? जल का संग्रहण करता है। जल का मेरे दोस्तों संग्रहण करता है। तो ल्यूमेन की भित्तियां जल का संग्रहण करती हैं और मेरे दोस्तों और प्यास लगने पर और मरुस्थल में रहने वाला यह जीव रहने वाला मेरे दोस्तों यह जीव प्यास लगने पर उपयोग करता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है? ये किसका उपयोग करता है? तो जो जल संग्रहण किया होता है उसका उपयोग करता है। दूसरी बात, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा मेरे दोस्तों, मैं यहां ध्यान रखिएगा, यह ऊंट में ही नहीं, यह मानव शरीर में भी पाया जाता है। ठीक, वसा का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मिलती है और जल भी बनता है। ध्यान रखिएगा, वसा का ऑक्सीकरण, अगर आप वसा रखिएगा, वसा का ऑक्सीकरण, वसा के ऑक्सीकरण के अगर आपको मेरे दोस्तों समीकरण पता होगा या अभिक्रिया पता होगी तो आप इसे आसानी से समझ सकते थे या कर सकते थे। वसा का समीकरण क्या होता है? तो जो वसीय अम्ल होते हैं मेरे दोस्तों, वसीय अम्ल मेरे दोस्तों, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल का निर्माण करते हैं और साथ ही में मेरे दोस्तों ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
आपने पढ़ा होगा कि जो वसा का ऑक्सीकरण होता है, वसा के ऑक्सीकरण से मेरे दोस्तों 9.3 किलो कैलोरिक ऊर्जा बनती है। 9.3 किलो कैलोरिक ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं अगर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे मेरे दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, यह मेरे दोस्तों कितना ऊर्जा बनाता है, तो ये 4.2 किलो कैलोरिक ऊर्जा बनाता है। ये 4.2 किलो कैलोरिक ऊर्जा बनाता है। वहीं प्रोटीन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से मेरे दोस्तों जो हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है 4.0 कैलोरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक प्रकार से देखा जाए वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है ऑक्सीकरण से, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन। ये भी क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा की बात हो जाती है, और ये जल की बात हो जाती है। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहेंगे तो जो ऊंट होता है मेरे दोस्तों, ये पामटिक अम्ल यानी कि C16H16 दूनी 32 और O2 को ऑक्सीजन से जब क्रिया कराई जाती है तो ये मेरे दोस्तों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त करती है। अब क्रिया संतुलित करने के लिए मेरे दोस्तों 32 हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पर आप 2 से क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 16 कार्बन चाहिए था तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं तो इधर कितना है, 16 दूनी 32, 32 और 16 कितना होता है, तो 32 और 16 मेरे दोस्तों जोड़ेंगे तो 6 2 8 48। तो यहाँ देखेंगे 2, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो ये 23 और दूनी 46 मेरे दोस्तों, और 2 48 हो जाता है। तो ये हो जाता है ऊंट के अंदर होने वाला समीकरण। और यहाँ देखेंगे बन रहा है जल, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है जल, और इस प्रकार से मेरे दोस्तों ऊंट ऑक्सीकरण के माध्यम से जल प्राप्त कर लेता है। और दूसरी बात, जब जल शरीर में बन ही जा रहा है, तो पानी की क्या जरूरत है, तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, बाह्य दल होता है, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है परागकोश, ऑप्शन नंबर डी है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्तों पंखुड़ी। चलिए कमेंट कर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं, जैसे कि क्या होता है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, पुष्प के चक्र, तो पुष्प के मेरे साथियों 4 चक्र होते हैं। पुष्प के कितने चक्र हैं, तो पुष्प के मेरे दोस्तों 4 चक्र होते हैं। और ये 4 चक्र कौन कौन से हैं, तो इस पे नंबर 1 पर आता है मेरे दोस्तों बाह्य दल पुंज। नंबर 2 पर आता है मेरे दोस्तों, दल पुंज। और नंबर 3 पर आपको मिलेगा नर जनन अंग मेरे दोस्तों, नर जनन अंग पुंमंग। और नंबर 4 पर आपको मिलेगा मादा जनन अंग मेरे साथियों, जिसे कहा जाता है जयांग, ये 4 अंग होते हैं। और इन्हीं 4 अंगों से संबंधित ये क्वेश्चन है, मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं पुष्प की संरचना बनाऊं मेरे दोस्तों, पुष्प की संरचना यहां मैं बनाता हूं,
तो पुष्प की संरचना बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला भाग, ठीक, ये हो जाता है मेरे दोस्तों पुष्प का बीच वाला भाग। इसके बाद इसके चारों तरफ ऐसे ये मेरे दोस्तों पुष्प के अगला भाग हो जाता है। इसके बाद रंग बिरंगी हम लोग गुलाबी कलर लेते हैं। ये हो जाता है। इसके बाद हरा भाग, इसके बाद मेरे दोस्तों हरा भाग, तो ये पुष्प हो जाता है। इसके चक्करों के मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। जो मैंने नारंगी रंग से लिखा है ये है मादा जनन, ये मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग में मेरे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मादा जनन अंग को किस नाम से जाना जाता है? जयांग के नाम से। पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग के नाम से जाना जाता है। और इसका एक भाग, जयांग का एक भाग मेरे दोस्तों, जयांग का एक भाग कहलाता है स्त्री केसर। जयांग का एक भाग मेरे दोस्तों स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो और ये मान लेते हैं स्त्री केसर, ये जयांग का स्त्री केसर। तो ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय। ये जो गोल सा भाग दिख रहा है मेरे दोस्तों इसे कहते हैं अंडाशय। और ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका। और ये ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? तो इसे मेरे दोस्तों वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो ये वर्तिकाग्र हो जाता है। इसके बाद पीला वाला भाग, ध्यान रखिएगा, जयांग। जयांग के कौन कौन से भाग होते हैं? तो मेरे दोस्तों इसके स्त्री केसर एक भाग होता है। अगला भाग जो है मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा स्त्री केसर का ही, स्त्री केसर का ही, स्त्री केसर का ही मेरे दोस्तों, स्त्री केसर में एक स्त्री केसर में एक अंडाशय, एक अंडाशय, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक मेरे दोस्तों वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिकाग्र होता है। अगला है मादा जनन अंग, सॉरी अगला है नर जनन अंग, अगला है नर जनन अंग, अगला है नर जनन अंग। नर जनन अंग में ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे पुमंग कहा जाता है, इसे पुमंग कहा जाता है। और एक भाग को मेरे दोस्तों याद रखना पुंकेसर के नाम से जानते हैं। एक भाग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। और पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक मेरे दोस्तों परागकोश, एक होता है परागकोश और दूसरा है मेरे दोस्तों पुतंतु। पुतंतु अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ये यहाँ रहे, ये वाला भाग कहलाता है मेरे दोस्तों पुतंतु, ये पुतंतु है। और ये परागकोश, ये क्या हो जाता है? परागकोश हो जाता है। और इसी परागकोश में मेरे दोस्तों बनते हैं परागकण। इसी परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनते हैं, ठीक। और यही परागकण मेरे दोस्तों जब यहां से निकल कर, ये जो परागकण यहाँ पर हैं, यहाँ से निकलकर वर्तिका पर आते हैं, तो यही घटना मेरे दोस्तों क्या कहलाती है? यही घटना परागण कहलाती है, ठीक है। परागकोश का यहाँ से निकलकर मेरे दोस्तों परागकोश का परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिका पर आना परागण कहलाता है, ठीक। तो ये पुतंतु हो जाता है परागकोश। और बाकी ये जो नारंगी भाग दिखाई दे रहा है,
ये जो गुलाबी गुलाबी समा दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये गुलाबी गुलाबी समा कहलाता है दलपुंज। दलपुंज कहते हैं। इसी को पंखुड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी को पंखुड़ी, इसी को दलपुंज कहा जाता है। और ये जो हरा हरा समा दिखाई दे रहा है, ये जो हरा हरा समा दिखाई दे रहा है, ये वाले भाग कहलाते हैं मेरे दोस्तों। इससे दिख नहीं रहा होगा, तो ये दोनों भाग, ये दोनों भाग जो हैं, ये दोनों भाग मेरे दोस्तों कहलाते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज कहलाते हैं। आ जाएगा। ये हो जाते हैं पुष्प के चक्र और उनके भाग। पुष्प के चक्र और उनके भाग। दलपुंज याद रखना मेरे दोस्तों, पंखुड़ियां जो होती हैं ये रंगीन होती हैं, ये रंगीन होती हैं। और बाह्य दलपुंज जो होता है ये हरा रंग का होता है, ये हरा रंग का आपको मिलेगा। ठीक, तली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों है होमवर्क। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक अगले बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।